आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ऑलराइट एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। ऑब्वियसली नहीं पहुंचती तो कैसे बता पाते तुम? नहीं पहुंचते तो सवाल ही तुम तक नहीं पहुंचता। ये क्वेश्चन मैंने एक बार बैठ के सोच रहा था, ऐसे मेडिटेशन कर रहा था। अब मेडिटेशन में तरह तरह के ख्याल उमड़ते हैं। कितना भी कोशिश करें कि उस पर ध्यान ना दें, ध्यान जाता है। तो मैं ऐसे सोचने लगा कि हम यूट्यूब पे बोलते हैं कि क्या मेरी आवाज आ रही है, बताएं। जिनको भी मेरी आवाज आ रही है, जिनको आ रही होगी वही बता भी पाएंगे। जिनको नहीं आ रही होगी वो तो सवाल ही नहीं सुन पाएंगे। तो ये सवाल ही फर्जी है। हाँ जी, क्लियर। क्लियर है कि नहीं? यस। अच्छा, सेंचुरी होने वाली है बेटा। पता है लाइफ में क्या होता है? मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे पिताजी थे, तो जब हम लोग मैच देखते थे ना बचपन में, तो मेरे पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं था मैच में। वो आते थे बीच बीच में और दो चार उटपटांग बातें बोल के निकल जाते थे। ठीक है, ये इसको खेलना नहीं आता उसको। और कभी पूरा मैच देखते नहीं थे, 5 ओवर 4 ओवर बस। तो हमें लगता था पापा जी कितने बोरिंग आदमी हैं, मैच वैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बताओ इनका। और हम उस जमाने में ऐसे पागल लोग थे कि मैच के चक्कर में तो दुनिया छोड़ दें। राइट। अब फिर क्या होता है कि मुझे एक फेज होता है ना लाइफ का, जिसमें आप मैच क्रिकेट विकेट ये सब देखते हो ना, वो एक टाइम के बाद चला जाता है। अब मेरे साथ वही हो गया कि मेरे पास टाइम होता है, खाली होता हूँ, तो भी क्रिकेट देखने का मन नहीं करता मेरा। पता नहीं क्यों नहीं करता है। सो ऐसा नहीं है कि इंडिया, अब इंडिया पाकिस्तान अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एनीमोर। सीरियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीमोर, इन क्रिकेट एनीमोर। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई सॉ नोवाक जोकोविच विनिंग यूएस ओपन। सो वो मैंने देखा, मैंने यूएस ओपन का फाइनल भी देखा था। तो टेनिस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है अभी फिलहाल। बट टेनिस में भी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हर मैच देखूंगा टेनिस में। सेमीफाइनल और फाइनल, दैट्स इट। बिकॉज वो हाई क्वालिटी मैचेस होते हैं, टॉप प्लेयर्स फाइट कर रहे होते हैं, तो दैट्स इट। क्रिकेट तो बिल्कुल देखना छोड़ दिया। बिकॉज नहीं, उम्र ऐसा नहीं बेटा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं होऊंगा। उम्र के बजाय कहना चाहिए समझदारी। ऑलराइट। तो वो समझदारी विकसित हो जाती है। आई लव रीडिंग, सो इफ आई हैव सम फ्री टाइम आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग। आई वांट टू अवॉइड स्क्रीन। स्क्रीन को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो दैट इज द मेन पर्पज। आई एम नॉट इनटू क्रिकेट। तो मुझे बॉडी का भी देखना होता है कि अगर मुझे थोड़ा रेस्ट मिल रहा है तो मैं स्क्रीन ना देखूं। तो मैं स्क्रीन अवॉइड करता हूँ। एंड देयरफॉर आई डोंट रेफर मच क्रिकेट नाउ। क्योंकि क्रिकेट लॉन्ग गेम होता है और ओडीआई तो बहुत लंबा होता है, आपको पता है। 7 8 घंटे बैठ के कौन क्रिकेट देखेगा? ठीक है, तो नहीं। बट यस, टेनिस में मैं सेमीफाइनल फाइनल्स देख लेता हूँ। और स्पोर्ट्स में मुझे ऑलमोस्ट सब में इंटरेस्ट है, फुटबॉल छोड़ के। फुटबॉल में जमा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। उतना जम नहीं पाया, देखने की कोशिश करी एक दो बार, जमा नहीं। फिर मैंने देखा फुटबॉल को लोग स्टेटस की तरह यूज करते हैं बहुत ज्यादा कि आई किस क्लब के फैन हो। मतलब मुझसे कोई मिलता था ऐसे ही पूछता था किस क्लब के फैन हो, जैसे उनको लग रहा है बाई डिफॉल्ट मैं क्रिकेट देखता ही होऊंगा। तो फिर मुझे कुछ चीजों से ना ऐसे ही चिढ़ हो जाती है, और इसी चक्कर में फुटबॉल से मुझे चिढ़ हो गई। मैं कहा कोई जरूरी है फुटबॉल देखना क्या? और डिफॉल्ट से लोग कैसे एज्यूम कर लेते हैं कि मैं किसी का फैन हूं। तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, कि किसी से बोलना शुरू कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड, किसी से आर्सेनल, फर्जी में। देन आई पब्लिकली डिक्लेयर्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑन फेसबुक दैट मेरे को फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सेप्ट फाइनल देख लेता हूँ फुटबॉल का, समझ में नहीं आता, रूल्स मुझे नहीं पता सारे, बट स्टिल आई वॉच फुटबॉल एंड जस्ट सी कि हाँ गोल वोल कर रहे हैं लोग, ठीक है। रूल्स नहीं पता सारे कि कब वो पेनाल्टी कॉर्नर हो जाता है, क्या होता है, मैं दिमाग भी नहीं लगाता हूँ। थोड़ी पढ़ाई भी कर लें क्या, थोड़ी। राहुल, पता है जब आप ऐसी बातें बोलते हो ना तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। जैसे आपको लगता है कि मैं भूल गया हूँ कि पढ़ाना भी होता है कोई चीज। है 2 महीने से पढ़ा ही रहा हूँ तुमको, आज नया टॉपिक शुरू हुआ है, 5 मिनट बात नहीं कर सकते तुमको? मैं इतना बोरिंग बन जाऊंगा, पगला जाओगे फिर, पागल कर दूंगा मैं तुमको, इतना बोरिंग हो जाऊंगा मैं। मतलब लोग जीने नहीं देते यार, 5 मिनट बात करो तो इसे कर्तव्य याद दिलाने आ जाएंगे। थोड़ा पढ़ भी ले क्या? पहली क्लास है तो इसका क्या मतलब है? पहली क्लास है, मॉड्यूल तो तीसरा है बेटा, आपकी पहली क्लास है, तो 5 मिनट बात नहीं कर सकते क्या हम? पहली क्लास है, थोड़ा जान पहचान तो बढ़ानी चाहिए आपसे। हाँ जी, चलो भैया बोरिंग मोड ऑन कर लेते हैं, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। मैं ऐसे लड़कों से बहुत डर जाता हूँ, फिर सीरियसली बता रहा हूँ मैं, फिर मैं बच्चों से बात ही नहीं करता हूँ। फिर मैं ना आता हूँ बोरिंग तरीके से पढ़ा के निकल जाता हूँ। नो इधर उधर की बात, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अर्जुना मोड ऑन करो। अब 2 घंटे के बीच में अगर कोई इधर उधर कुछ भी लिखेगा तो ब्लॉक ही करूंगा सीधे। राहुल, स्पेशली आप पे नजर है मेरी, इधर उधर का कमेंट नहीं आना चाहिए तुम्हारा एक भी। अगर इधर उधर की कोई भी बात तुमने करी तो ब्लॉक इमीडिएटली। नो नॉनसेंस मोड।
ऑलराइट, चलो। सो देखिए ध्यान से, मिक्सचर और एलिगेशन में पढ़ना। सबसे पहले मैं एलिगेशन पे आता हूँ, और एलिगेशन को थोड़ा सा मतलब ऑल्दो आपने जब एवरेज पढ़ा था तो मैं एलिगेशन का नाम बार बार ले रहा था, बट एलिगेशन को एक बार देखते हैं कि एलिगेशन क्या होता है। ठीक है, सो एलिगेशन क्या होता है, राइट? पहली चीज समझते हैं कि व्हाट दिस इज। तो हमने एक वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, और वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये था कि अगर मेरे पास लेट से कई सारी क्वांटिटीज हो, जैसे जिसका एवरेज A1 हो, वेट W1 हो, जिसका एवरेज A2 W2 A3 W3, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एवरेजेस हो। वेट रेशियो क्या था हमारा? क्वांटिटी रेशियो, अगर आपको याद हो, याद है? W1 W2 W3 प्लस WN। आगे बढ़े यहां से जाके AN WN, राइट? तो ये इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जैसे मैंने कहा मेरे पास तरह तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है उसका एवरेज क्या है? A1। और यहां पर बेसिकली जो वेट्स होते हैं, वेट्स का मतलब होता है वेट रेशियो। वेट का मतलब वो भार से, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ऐसे नहीं देखना कि भार है, बट हाँ, जो कहते हैं ना कि जो मीनिंग है भार का, मतलब है कि कौन कितना भारी है, किसका वेट कितना ज्यादा है। रिलेटिव क्वांटिटी कंपैरिजन है। तो वेट रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी रेशियो होता है, बट क्वांटिटी को भी लिटरल सेंस में नहीं लेना है। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि कोई गिनने वाली चीज। कभी कभी ये वेट रेशियो जो है कॉस्ट प्राइस रेशियो भी हो जाता है। ठीक है, तो विल कम टू दैट ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी केसेस आपको मिलेंगे और समझेंगे। तो A1 है, तो मैं कहता हूं A1 एक ग्रुप का एवरेज है, A2 दूसरे ग्रुप का एवरेज है, A3 तीसरे ग्रुप का एवरेज है, और ऐसे करके AN हमारा nवें ग्रुप का एवरेज है। और जो इनकी क्वांटिटी रेशियो अगर आपने निकाली, W1 W2 W3 रेशियो डॉट 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 करके WN, तो ये क्वांटिटी रेशियो अगर हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा जो बनता है, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज फॉर्मूला। दिस इज अ वेटेड एवरेज फॉर्मूला। ठीक है, तो जो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है, लिखा हुआ है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। अब एलिगेशन क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला है जब हम सिर्फ दो लोगों का औसत निकाल रहे हो। दो लोगों का औसत निकालने का मतलब क्या हो गया, कि मुझे अगर सिर्फ दो ही लोगों का औसत निकालना हो तो ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, राइट? ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारे पास दो ही क्वांटिटीज हो तो। क्लियर है सभी को? दो क्वांटिटीज में ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर दो क्वांटिटीज में ये फॉर्मूला बनेगा तो ऐसा पाया गया कि भाई जैसे मान लिया AWT निकालना है, A1 पता है, जैसे मैंने कहा मान लिया मुझे पता है A1 की वैल्यू 40 है। मैंने कह दिया कि मेरे पास जो A2 है, A2 की वैल्यू 60 है। और मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, कि A1 की जो संख्या है, क्वांटिटी का मतलब संख्या, ये मान लेते हैं कि है 30 या 300, और जो A2 की संख्या है वो है मान लेते हैं 200। तो ये हमारी क्वांटिटीज हो गई, राइट? एवरेज क्या है, या ऐसे मान लो कि कोई क्लास है, उसमें A1 40 है, A2 60 है, कुछ भी हो सकता है, एवरेज मार्क्स हो सकते हैं, वॉट। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसा लिख दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं मार्क्स, कि उन्होंने कितना मार्क्स स्कोर किया, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैं अगर इनका कंबाइंड औसत निकालना चाहता हूं तो आप सिंपली इसका रेशियो निकाल सकते हो। ये हमारा W1 रेशियो W2 कहलाता है, क्वांटिटी रेशियो, जो कि 3:2 है। ऑलराइट, तो यहाँ 3:2 लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ आऊंगा और मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मैं कहूंगा AWT इज इक्वल टू A1 यानी 40 इंटू W1 यानी 3, A2 यानी 60, W2 यानी 2, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 कितना हो गया? 3 2 5, यहाँ लिख दिया। तो 40 दिया 120, 120 कितना हो गया? 240 बटे 5, एवरेज कितना आ गया? 48। क्या निकालने में कोई दिक्कत हुई? नहीं। इस वैल्यू को हम डेविएशन से भी निकाल सकते थे। आप कहते हैं कि हम अपना औसत 40 ही मानेंगे। एज्यूम्ड एवरेज वाला तरीका जो आपको एवरेज में बताया था मैंने, कि एज्यूम्ड एवरेज लिखेंगे, और एज्यूम्ड एवरेज लिख के 40 होगा मान लिया, और 40 के रेस्पेक्ट में इस 40 का डेविएशन 0 हो जाएगा, इस 60 का जो डेविएशन होगा। देखिए बेटा, हिंदी में इतनी ही बोलूंगा जितनी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 20, और ये हो गई 20 दूना 40। तो 20 दूना 40, क्योंकि देखो 20 का पॉजिटिव डेविएशन है 40 के रिस्पेक्ट में, और 2 यूनिट वेट है, तो 40 बना, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी 5, 5 में बांट देते हैं, यहां से भी 48 आ जाएगा, राइट? तो अभी तक एलिगेशन की कोई आवश्यकता हमें पड़ नहीं रही है। हमें लग रहा है सब ठीक ठाक तो चल रहा है मामला, इसमें एलिगेशन की क्या जरूरत है ना? AWT एवरेज वेट का फॉर्मूला लगा लो, या डिवीजन से निकाल लो, निकल जाएगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं दूसरा केस में देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास दो तरह की चीजें हैं, मान लिया टाइप 1 और टाइप 1 का यहां पर एवरेज में लिख रहा हूं, कि और यहां लिख रहा हूं मैं टाइप 2 का एवरेज, और मैं कहूंगा कि इन दोनों का जो कंबाइंड एवरेज है वो भी मैं आपको दे रहा हूं, कंबाइंड एवरेज भी आपको बताने जा रहा हूं। तो टाइप 1 का जो औसत है, मान लिया मैंने लिखा कि ये है मेरा 80। ओके, टाइप 2 का जो एवरेज है वो मान लेते हैं 120, और जो कंबाइंड एवरेज है वो 96। ओके, 96 है, 96। अब मुझे ये जानना है कि
क्वांटिटी अगर मैं बोलूं कि यहां पर इसकी क्वांटिटी x है, इसकी क्वांटिटी y है, और मैं पूछूं कि मुझे x रेशियो y चाहिए, तो इन ए वे आपसे वेट रेशियो पूछ रहा है। यस, अब मैं कहूंगा वही फॉर्मूला अगर आप लगाओगे फिर से कि AWT इज इक्वल टू A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या वैल्यू मुझे मिलने वाली है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। और क्या आसानी से निकलेगा या दिक्कत होने वाली है? आपको 96 लिखेंगे, यहां 80 इंटू एक्स लिखेंगे, यहां पर हम 120 इंटू वाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिखेंगे। अब आप कहोगे यहां इतनी आसानी से तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मुझे। तो 96x प्लस 96y इज इक्वल टू 80x प्लस 120y, फिर ऐसे माइनस किया हमने इधर, ये बना 16x। कई लोग कह रहे हैं 3:2, सब पिछला पता तो था। अरे नकल थोड़े ना मारनी है, हम समस्या समझा रहे हैं। पिछला वाला डेटा ये सब डबल कर दिया है तो रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है, उतना ही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में सब पता है। सर न्यू स्टूडेंट है, बेसिक समझाओ। बेटा बेसिक ही चल रहा है। देखिए ये थर्ड मॉड्यूल है। एक मिनट नवीन प्लीज बात समझ लो पहले, यहाँ एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये बेटा थर्ड मॉड्यूल है, हम औसत पढ़ा चुके हैं। औसत का थोड़ा ज्ञान अगर नहीं होगा तो आपको एलिगेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, किंतु अगर आप धैर्य के साथ बैठोगे तो थोड़ी देर में ये भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। पहला। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में बोलिए। अमित, आपको पता है मुझसे अंग्रेजी मीडियम का बच्चा नहीं पढ़ता है, जैसे जो साउथ के बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये भाषा जो कम्युनिकेशन की वो हिंदी में। अब हिंदी का मतलब अगर यह है कि मैं वेट रेशियो को या क्वांटिटी रेशियो को भी हिंदी में बोलूंगा तो फिर मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा, फिर मैं उतना ध्यान से पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, राइट। तो अगर आप थोड़ा समय देंगे तो आप एडजस्ट हो जाओगे मेरे साथ, ठीक है। मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूं, पर थोड़ा अगर आप फोकस करोगे, इतना ज्यादा अपने दिमाग पे लोड मत दो, तो गणित की एक अपनी भाषा होती है, आपको सब समझ में आएगा। ओके, क्लियर और नॉट? मैं थोड़ा सा इंग्लिश यूज करता हूं और इसका फायदा होता है आपको आगे चल के। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप देख पाओगे हिंदी मीडियम के बच्चों की अंग्रेजी भी थोड़ी सुधर जाती है मेरे साथ, आदत पड़ जाती है थोड़ा सुनने की, और गणित की एक अपनी भाषा है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अनटिल यूपी बोर्ड से बेटा मैं भी हूं प्रवीण, ये साइकोलॉजिकली दिमाग से निकाल दो, आपको पैसेज भी अंग्रेजी में पढ़ के अंग्रेजी में ही समझना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि मैथ्स को भी थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, समझे। आखिर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको क्या करना है? इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या करना है आपको? इंग्लिश पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना है। तो आप अगर मेरी क्लास में बने रहोगे धैर्य के साथ तो आपको फायदा मिलेगा, बल्कि नुकसान नहीं होगा इसका, ठीक है। और ये कुछ दिनों का मामला है, कुछ दिनों का मामला है बस, खाली एडजस्टमेंट का, समझे कि नहीं बेटा? ठीक है, तो आपने आपको इतना ज्यादा प्रेशर मत दो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मुझे समझना है। इस एटीट्यूड के साथ चलोगे सब समझ में आएगा। ऑलराइट, एक्स रेशियो वाई कितना हो गया? 8 तारीख 24 8 दूनी 16। इजी मेथड से बोलिए। शुभम आपकी कौन सी क्लास है वैसे? पहली क्लास है। 10 मिनट पढ़ के अगर आपको इजी मेथड चाहिए तो फिर आप गलत क्लास में आ गए, क्योंकि हम तो समझाते हैं, आपको 10 मिनट में एक इजी मेथड चाहिए। मैं इजी मेथड तक लेके धीरे धीरे करके जाता हूं। अच्छा, पिछली बार भी सेकंड मॉड्यूल भी शुरू हुआ था तो यही दिक्कत हुई थी ना, लोगों ने मेरी जान खा ली थी, मुझे याद है। हाँ जी, हर मॉड्यूल की शुरुआत में बच्चे आके बस जान खाने लगते हैं, क्योंकि उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, अभी क्लास में आ गए हैं, पढ़ाने देंगे ही नहीं। 10 मिनट में इजी मेथड बता दो। अरे अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं तुमको, अभी तो मैं समस्या एक्सप्लेन कर रहा हूं कि समस्या क्या है, एलिगेशन उसके बाद में आएगा। कहते हैं ना जो कच्चा घड़ा, पका हुआ घड़ा होता है ना, घड़ा, उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है, बड़ी दिक्कत होती है। मेरी क्लास में सबसे अच्छा पता है कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो थोड़ा ओपन माइंड से आते हैं, खुले हुए दिमाग से आते हैं, है ना। वो जो पक्की मिट्टी से आते हैं ना, अपने दिमाग में कि ऐसे पढ़ाना है, इजी मेथड ये होता है, वो खा लेते हैं दिमाग मेरा। खैर 4-5 दिन बाद या तो ये लोग एडजस्ट हो जाएंगे, रहेंगे नहीं क्लास में, बस 4-5 दिन दिक्कत देंगे हमें। ठीक है, करें शुरू? उनको दिन में चैट ही बंद करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं यार। अभी पढ़ाना शुरू ही किया है यार, थोड़ा पढ़ाने दोगे तब समझ में आएगा, ऐसे आ जाएगा अपने आप। बंद करते हैं चैट को, जीने नहीं देते लोग यार। और कुछ अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम कि दिस इज द इशू, कि अगर हमने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें रेशियो निकालने में लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑफलाइन क्लास इसलिए अच्छी होती है, बताएं, हिम्मत नहीं होती लोगों की ऐसे बीच में रोकने की, टोकने की, परेशान करने की। वरना मास्टर खड़ा कर देगा कि अच्छा खड़े हो जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, चलो आ जाओ। यहाँ लोगों को लगता है कुछ भी कर दें, टीचर का क्या है, परेशान करो उसको। चलो चैट बंद हो गई, अब ये बंद ही रहेगी जब तक मेरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं देखो प्रॉब्लम क्या एक्सप्लेन कर रहा था आपको। मैं कह रहा था कि जब हम वेटेड एवरेज की फॉर्मूले की बात कर रहे थे और हमारे पास 2 ही क्वांटिटीज हैं, तो 2 ही क्वांटिटीज के केस में वेटेड एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, हम अप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे, हमें कोई एलिगेशन की नीड नहीं लग रही है।
या फिर हम एवरेज को एज्यूम कर लें और एवरेज को एज्यूम करके सॉल्व कर लें, निकल जाएगा। लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जहां पर वो बोलेगा कि हमें एक टाइप 1 का एवरेज दिया है, एक टाइप 2 का एवरेज दिया हुआ है और हमें कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है, और ये वैल्यू हमारी एक्स रेशियो वाई क्या है, एक्स रेशियो वाई क्या है, क्वांटिटी रेशियो। कहेगा बताओ इन दोनों का क्वांटिटी रेशियो कितना कितना है। तो वो क्वांटिटी रेशियो जो हमें निकालना है, और तब भी अगर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यार हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके एक इक्वेशन बन रही है, वहां से रेशियो निकालना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए एलिगेशन का तरीका बनाया गया। तो एलिगेशन का तरीका करता क्या है? एलिगेशन का तरीका कुछ नहीं करता है, बस सिंपली वो ये जो फॉर्मूला आपका है, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है AWT इज इक्वल टू A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। तो यहां पर लोगों ने कहा कि जिन सवालों में मुझे ये वेट रेशियो या क्वांटिटी रेशियो निकालना होगा, उन सवालों में हम पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, राइट। जैसे ये W1 प्लस W2 इधर लेके जाते हैं तो मिलेगा W1 प्लस W2 इंटू AWT इज इक्वल टू A1W1 प्लस A2W2। अब आप इसको अगर W1 को एक साइड कर लो और सॉल्व करो सारा कुछ, तो ऐसा कुछ मिलेगा कि W1 एक साइड कर लो, W2 एक साइड करके अगर आप रेशियो लिखने जाओगे तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी A2 माइनस AWT अपॉन AWT माइनस A1। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं AWT माइनस A2, मतलब ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर लेते हैं, A1 माइनस AWT, लाइक दैट। तो इस एलिगेशन को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अगर आप देखें कि अल्टीमेटली W1 W2 का रेशियो ये आया, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगर ये रेशियो आया तो हम जो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पीछे देखो क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस सब चीजों से बच सकते हैं। आप कहोगे सीधे कि भाई देखो ये वाला है, A2 की वैल्यू हमने क्या रखी थी 120, अगर आपको ध्यान हो, AWT की वैल्यू 96 थी तो 96 घटाया हमने, यहां पर ये वैल्यू AWT की 96 थी, A1 की वैल्यू 80 थी। अगर आप इसको लिख के ऐसे सॉल्व करें तो यहां से आएगा 24 और यहां से आएगा 16, 3:2 आ गया। और फिर आप कहोगे सर ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या? नहीं। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस फॉर्मूले को भी विजुअली बना दिया और ऐसे लिखा कि देखो आप यहां A1 लिख लो, यहां आप A2 लिख लो थोड़ा गैप पर, और यहां आप AWT लिख दो जो दोनों का कंबाइंड औसत हो। A1 लिखा, A2 लिखा, AWT बीच में लिख दो जो कि कंबाइंड एवरेज है। फिर उसने बोला कि ऐसे चलो, ऐसे इधर से इधर, राइट। तो इधर से इधर चलोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस हो वो यहां पर लिख दो। जैसे यहां पर अंतर क्या आ रहा है, A2 माइनस AWT, तो यहां मैंने लिख दिया, राइट। यहां पर इसका अंतर लिखना है, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने A2 माइनस AWT लिखा है तो अगर A2 AWT से बड़ा होगा, मतलब एक वैल्यू अगर औसत से बड़ी होती है तो एक वैल्यू औसत से डेफिनेटली छोटी होगी, क्योंकि औसत दोनों के बीच में होता है कहीं। तो अगर हमने A2 माइनस AWT को मान लिया पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां मैथमेटिकली आपको AWT माइनस A1 लिखना चाहिए। अंतर यहां भी लिखना है, बट अगर मैंने A2 को बड़ा माना है AWT से तो नेचुरली A1 AWT से छोटा होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, हम ऐसा लिखेंगे, लाइक दैट। तो ये हमारा रेशियो बनेगा, राइट। आप कहोगे कि अगर मैं A2 को इधर लिखता तो कोई दिक्कत नहीं, आप A2 यहां लिखते, A1 यहां लिखते, AWT मान लिया यहां लिखते, राइट। क्या होता A2 का जो अच्छा ये वैल्यू क्या आई, फिर वेट रेशियो आ गई, W1 रेशियो W2। भाई A1 वाले की क्वांटिटी W1, A2 वाले की क्वांटिटी W2, तो ये वेट रेशियो हो गया। अगर आप A2 इधर लिखते हो, A1 इधर लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे मैं यहां पर इसको मान लिया ऐसे लिखूं, A1 माइनस AWT, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव है, यानी A1 AWT से बड़ा है, तो यहां पर जो अंतर होगा हमारा, ये हमारा AWT माइनस A2 जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेशियो। तो A2 के साइड जो वैल्यू है उसको हम W2 बोलते हैं और A1 के साइड W1, क्योंकि यहां पर इसी तरह से एज्यूम किया गया है कि A1 और A2 का जो इंडिविजुअल वेट रेशियो है W1 W2 है, तो ये W2 रेशियो W1 आ गया। क्लियर है? यस। अब मैं आता हूं, पहले इसको बस देख लो, ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इतना है नहीं लगाना, लगाने में और सरलता बताऊंगा कितने सरलता से आप इसको लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, और वो वही क्रक्स है एलिगेशन को समझने का। जो पिछला सवाल था उस एग्जाम्पल को वापस लेते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि A1 की वैल्यू हमारी 120 है, A2 की वैल्यू हमारी 80 है, या उल्टा इसकी वैल्यू को 80 बोलते हैं, बोलते हैं हम 80, और इसको बोला था हमने 120, और हमने बोला था कि जो ओवरऑल औसत है इनको मिलाने पे वो हमारा 196 है, 96। तो अब आप कहोगे एक 80 है, एक 120 है, औसत 96 है। अब लगाते समय एलिगेशन इतना दिमाग लगाना नहीं है, आप इसका अंतर लिखो, अंतर क्या है 16, यहां लिख दो। इसका अंतर लिखो क्या है 24, 24 यहां लिख दो। ये जो अनुपात है 8 दूनी 16, 8 3 24, ये क्या अनुपात है कि ये जो हमारा टाइप 1 है और जो हमारा टाइप 2 है, इन दोनों का रेशियो है 3:2, बस सिंपल। तो A2 W2 बस खाली लिखने के लिए उधर अच्छा है, यहाँ इतना दिमाग ही नहीं लगाने का। 80 120 96 अंतर निकाला, इधर इधर 3:2 हमारा अनुपात हो गया। अब अगर एग्जाम में मान लिया टोटल क्वांटिटी दी हो मुझे कि टोटल क्वांटिटी 50 के बराबर है, तो मैं अलग अलग वैल्यूज निकाल लूंगा कि ये 30 होगा, ये 20 होगा,
एक बार रेशियो पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आने वाली हमको है नहीं। क्लियर है? तो ये बेसिक एग्जांपल आपको मैंने एलिगेशन का दिया है। अगर इसको समझने में किसी को भी तकलीफ हुई है तो आप बता सकते हैं, मैं चैट को थोड़ी देर के लिए इनेबल करता हूं, फिर बंद कर दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? 16 कैसे? 80 और 96 का अंतर कितना होता है? 16 ही होता है ना, डिफरेंस लिख रहा हूं बस मैं। तो ये एलिगेशन बस उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं किया गया। एलिगेशन ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये उसी वेटेड एवरेज के फॉर्मूले को वेरिएबल के टर्म में सॉल्व करके विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया गया है बस, तो देखने में थोड़ा आसान हो गया है। और इसका फायदा कहां है? इसका फायदा है सिंपली कि जब भी मुझे रेशियो निकालना होगा तो ये रेशियो निकालने में ज्यादा तेज है, वो फॉर्मूला रेशियो निकालने में इतना तेज नहीं है। राइट? क्लियर है? तो रेशियो जब भी निकालना हो तो एलिगेशन बहुत पावरफुल हो जाता है, तुरंत निकाल देता है, देन कि हम उसको बैठ के सॉल्व करें। क्लियर है? माइनस में तो नहीं आया ना? एक बात बताओ मुझे कि अगर मुझे दो चीजों का रेशियो निकालना है, वो भी क्वांटिटी रेशियो, क्या नेगेटिव में कुछ आएगा? नहीं। तो इतना दिमाग काहे लगाने का कि किस में से किसको घटाना है? नहीं टेंशन लेनी है। हाँ जी, क्लियर? 80 96 16 120 96 24। ओके, आकाशी एक मिनट, जो नए बच्चे हैं इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेटा ये बैचेज जो होते हैं ना साइक्लिक फैशन में चलते हैं। साइक्लिक फैशन में क्या होता है कि देयर आर 6 मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स। अब आप किसी भी मॉड्यूल पे आके ज्वाइन कर सकते हो। ये तीसरा मॉड्यूल है। अब अगर ये तीसरा मॉड्यूल है तो हम पढ़ेंगे तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल, पांचवा मॉड्यूल, छठवां मॉड्यूल, फिर पहला मॉड्यूल, फिर दूसरा मॉड्यूल। तो बैचेस क्या है? साइक्लिक फैशन में चलते हैं। तो आप अगर सीधे तीसरे मॉड्यूल पे आए हो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि इसमें औसत की कुछ बातें की जा सकती है। बट अभी जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप खुले दिमाग से पढ़े और आपको समझ में ना आए। नहीं, एवरेज भी ना पढ़ो, क्या नहीं एलिगेशन में समझ में आएगा? आपको बस ये जानना है कि भैया ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। इस वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से मैंने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखा। दूसरा एक और बात बता रहा हूं, मैं जिस तरह का मास्टर हूं डे वन में कनेक्शन बनता नहीं है मुझसे। ठीक है, समझे कि नहीं? मुझसे कनेक्शन बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे साथ आपको सेट होने में, है ना? ये नहीं कि तुरंत सेट हो गए, कि आए और तुरंत 5 मिनट में सेट हो गए, नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है मेरे साथ। तो सेटिंग में थोड़ी, जैसे नई गाड़ी आप लेते हो, कुछ भी नया सामान लेते हो तो थोड़ा सेट होने में वक्त लगता है। नया फोन लेते हो तो हाँ थोड़ा सेट होने में वक्त लगता है ना, मेरे साथ थोड़ा वक्त लगेगा आपको। ठीक है, बस उतनी देर शांति से अगर बैठोगे तो समझ में आने लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत ही उतावले रहोगे तो दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू, सिलेबस बता देते। देखिए सिलेबस बताने का काम मास्टर का नहीं होता है। ऐसा मत बोलो कि अब टीचर आके सिलेबस बताए क्लास में। सिलेबस कैसी बातें कर रहे हो सब? ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस तो खुद से पढ़ लो ना यूट्यूब पर, ऐसा मत बोलो। इतनी फॉर्मेलिटी चलेगी क्या? तुम 9th के बच्चे थोड़े ना हो यार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब मैं हर मॉड्यूल की शुरुआत में डे वन में कुछ कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, जब अगला मॉड्यूल शुरू होगा तो डे वन में ना ओरिएंटेशन रखेंगे। ठीक है, पढ़ाने देते नहीं लोग। चैट ऑन करो कि पूछो कुछ, तो पूछने के बजाय चलो चैट बंद करते हैं। ऑलराइट, एक लड़का कह रहा है कब तक खत्म हो जाएगा सिलेबस? अरे अभी तुमने शुरू किया, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम सिलेबस खत्म क्यों करना चाहते हो? अभी अभी देखो तो मेरे साथ टिकोगे भी कि नहीं, है ना? अभी तो रोका हुआ है हमारा, तुम्हारा रोका मतलब रोका जिनका हो जाता है उनकी शादियां होना जरूरी थोड़ा ना होता है, टूट जाती हैं। नहीं समझ में आया तो अभी तुम सिलेबस खत्म करने की बात करो, अभी तुमको ये एलिगेशन समझ में नहीं आ रहा है ना? क्या पता कहीं और सेट हो तुम्हारा मामला। तो इतना उतावले ना हो, पहले कम से कम एक चैप्टर पढ़ें, थोड़ी बातचीत करें। ठीक है, बातचीत करें थोड़ी मुझसे, क्या पता हम समझ ही ना आए तुमको। ठीक है, हाँ जी, चलो अब पढ़ लो चुपचाप। चलिए आगे आते हैं, चैट बंद कर दिया, अब ध्यान दें। ऑलराइट, अब देखिए एलिगेशन को यहां तक देखना तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि देख लिया ऐसे लगता है, बट एलिगेशन कुछ सही से समझने में अभी थोड़ी देरी बाकी है। एलिगेशन लगाते किस चीज में? तो मैं कुछ केसेस आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एलिगेशन समझ में आए। सो जाहिर सी बात है जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें दो ग्रुप्स चाहिए होंगे। कोई ग्रुप वन हो, ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? इसको आप बोल सकते हो टाइप वन, टाइप टू। देयर शुड बी सम टू थिंग्स। अब उन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए।
कॉमन पॉइंट को मैं बोलता हूं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, राइट? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप करो चावल को मिलाना है तो चावल में मिलाएंगे ना, कि चावल में गेहूं अगर मिला के बेचने की कोशिश करोगे तो कोई भी पकड़ लेगा कि ये क्या कर रहे हो। मिलावट करने वाले लोग भी क्या करते हैं, चावल में चावल मिलाते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का होता है, एक थोड़ा खराब क्वालिटी का होता है। जैसे पेट्रोल में केरोसिन मिला देंगे, पकड़ नहीं पाएंगे लोग। जैसे दूध में पानी मिला देंगे, तो लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, बट चावल में गेहूं तो नहीं मिलाएंगे ना। तो हमें यह समझना है कि हम जब दो ग्रुप्स को मिलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमें पता करना बहुत जरूरी होता है कि दो ग्रुप्स में आकर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल समझना, एक ग्रुप मेरे पास है और मैं कहता हूं उसका मैंने दे रखा है आपको एवरेज मार्क्स, उसका मैंने एवरेज मार्क्स तुम्हें दे दिया है 40, राइट? और मैंने दिया है कि इस ग्रुप में जो क्वांटिटी है या जितने लोग हैं वो है 60। फिर मैं बोल रहा हूं मेरे पास दोनों दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, इस ग्रुप में एवरेज हाइट मैंने लोगों की आपको दे दी है कि वो हाइट है मेरा 5 फीट 10 इंच, और जो क्वांटिटी है वो 70 लोग हैं। अब आप इस गिवन इंफॉर्मेशन से इन ग्रुप्स पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पता ही नहीं है। मुझे वेट रेशियो पता है कि चलो ठीक है, मैं अगर वेट रेशियो लिख भी दूं W1 रेशियो W2, तो वो मेरी 6 रेशियो 7 है। बट मुझे कॉमन, जैसे यहां एवरेज मार्क था तो यहां एवरेज मार्क पता होता तब बात बनती, यहां एवरेज हाइट दिया था, यहां भी अगर एवरेज हाइट दी होती तब बात बनती। मुझे कंबाइन करने के लिए कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का पता ही नहीं है। मैं यहाँ वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता। मैं इसका बोलूं कि मुझे कंबाइंड एवरेज निकाल दो, नहीं निकाल सकता हूं। क्या निकालूं मैं एवरेज में? एवरेज हाइट एवरेज मार्क नहीं निकाल सकता हूं। तो वी नीड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे आप ऐसे सोचो कि तुम्हें वेट एवरेज वेट निकालना हो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का ही निकालते हैं कि भाई एवरेज मार्क्स का निकालते हैं या हाइट का निकालते हैं, कॉमन चीज का निकालते हैं। तो एलिगेशन निकालते समय सबसे पहले मैं समझना है कि दो ग्रुप्स होंगे और कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक ग्रुप का एवरेज हम A1 कहेंगे, दूसरे ग्रुप का एवरेज हम A2 कहेंगे, उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। और एक ग्रुप का एवरेज या कंबाइंड जो ग्रुप का एवरेज होगा वो होगा AWT। और इन तीनों को हम कंबाइन करके क्या करते हैं, जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ये वेट रेशियो मिल जाता है, W1 रेशियो W2 मिल जाएगा बाय डूइंग दिस डिफरेंस और दिस डिफरेंस। अब मैं कुछ चीजें दिखाता हूं जहां पर आपको थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी और मिलेगी, फिर मैं चैट खोलूंगा ताकि आप थोड़ा डिस्टर्ब करें मुझे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मिक्सचर है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक मिक्सचर में मैंने कहा कि देयर इज मिल्क एंड वाटर। तो मिक्सचर 1 है, मिल्क और वाटर है, और मैंने कहा कि यहां मिल्क परसेंटेज, मिल्क जो है इस मिक्सचर में वो है 70%। मेरे पास एक मिक्सचर 2 है और उस मिक्सचर 2 में भी मिल्क और वाटर है, दो ही लोग हैं, मिल्क एंड वाटर है। और यहां पर मैंने आपसे बोल दिया कि जो मिल्क है वो मान लेते हैं 50% दिया हुआ है, और मैं कहता हूं कि इनको हम मिला देते हैं, इनको आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया तो ये जो फाइनल मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया, मिल्क रेशियो सॉरी मिल्क परसेंटेज जो होगा इसमें वो लेट्स आ रहा है 55%, 55%। मुझसे बोला गया कि मिक्सचर 1 का हमने लिया है मान लिया 50 लीटर, हाउ मच वी हैव टेकन 50 लीटर, और इसका मैंने लिया है A लीटर्स। मुझे A की वैल्यू निकालनी है। लेट्स से दिस इज ए क्वेश्चन गिवन टू यू, ठीक है? जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या कहोगे आप कि यहां मिल्क, मिल्क और मिल्क, मिल्क के परसेंटेज को हम कहेंगे कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनको हम यूटिलाइज करके एलिगेशन लगा सकते हैं। यहां पर मिल्क परसेंटेज 70 है, यहां मिल्क 50 है, मिलाने पे 55 हो गया। तो जब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, एक हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई मिल्क परसेंटेज, और वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 के लिए अलग अलग थी, फिर इनका हमने एक कंबाइंड मिक्सचर बनाया, और कंबाइंड मिक्सचर में हमें एक डिफरेंट वैल्यू दी है, हम एलिगेशन लगाएंगे। तो हम कहेंगे देखो ये 70% है, यहां ये 50% है, और ये हमारा 55% है। इन दोनों का अंतर कितना आया मेरा 15, और इन दोनों का अंतर कितना आया 5, 5 रेशियो 15 बना, जो कि अल्टीमेटली 1 रेशियो 3 है। ये 5 किसको करेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये मिक्सचर 1 की वैल्यू थी, मिक्सचर 1 की वैल्यू थी, और ये हमारी मिक्सचर 2 की वैल्यू थी। तो ये मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 की क्वांटिटी का रेशियो हो गया, ये क्वांटिटी रेशियो हो गया मिक्सचर 1 मिक्सचर 2। आप करो मिक्सचर 1 मेरे पास 50 लीटर है, मिक्सचर 2 मेरे पास कितना होगा, अगर एक यूनिट 50 लीटर है तो 3 यूनिट 150 लीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है तो बोलो यस, क्लियर है, ठीक है सभी को? ऑलराइट। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, किताबों में यही रुक जाती है बुक्स, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे हम ऐसे बढ़ेंगे कि सर यहां पर एक दूसरा कंपोनेंट भी है, और वो कंपोनेंट है वाटर।
क्या वाटर के रेस्पेक्ट में भी हम वाटर को कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हमें तीनों जगह वाटर का परसेंटेज भी पता है। जिस मिक्सचर में मिल्क 70% है, मैं यहां लिख रहा हूं कि हम अब वाटर को कैरेक्टरिस्टिक मान रहे हैं, तो हम तीनों के वाटर के परसेंटेज को लिखेंगे। तो यहां वाटर का परसेंटेज कितना बना? 30%। रेशियो किस चीज का आया? मिक्सचर के वॉल्यूम का रेशियो आया, क्वांटिटी रेशियो आया, मिक्सचर के वॉल्यूम का रेशियो। हमेशा किस चीज का रेशियो नहीं होता है मयंक, यहां भावनाएं डेवलप करनी पड़ेगी। दो मिक्सचर तुमने लिया तो रेशियो किस चीज का आएगा? क्वांटिटी मिक्सचर में क्या होगी? आयतन होगा ना। लिक्विड को आप कैसे मेजर करोगे क्वांटिटी में? लीटर में। वॉल्यूम रेशियो बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। आयतन का अनुपात है। लोग होते, उनके एवरेज मार्क्स होते तो हम कहते लोगों का अनुपात है, क्वांटिटी रेशियो है, दैट्स अ क्वांटिटी रेशियो। वाटर पहले मिक्सचर में 30% होगा क्योंकि मिल्क और वाटर ही है, और हमें दिया है कि 70% अगर मिल्क है तो 30% पानी होगा। दूसरे में 50% मिल्क है तो बाकी 50% पानी होगा। तीनों का मुझे क्या लिखना है? मिल्क परसेंटेज ही, वाटर परसेंटेज ही अब लिखना है। यहां हमने सबका मिल्क लिखा था, यहां मिक्सचर में 45% पानी होगा क्योंकि 55%। अनुराधा जी ये दिया हुआ था, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये गिवन इन द क्वेश्चन समझ लो, ये डेटा गिवन था, रेशियो निकलेगा। 55% अगर मिल्क होगा तो 45% पानी होगा। सेम आंसर आया, आना ही है दामिनी जी, आप कह रहे हो सेम आंसर आया और आप सरप्राइज हो। आना ही, अलग कैसे आ जाएगा? ठीक है, अलग आ ही नहीं सकता। तो यहां से लगा लो, तो 5:15, ये हो गया 1:3। ये बात किताब में दो तरीके से समझाई नहीं जाती है, कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं की जाती, इसलिए लोग एलिगेशन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक, यहां तो मिल्क और वाटर दोनों एज कैरेक्टरिस्टिक काम कर रहे हैं, बट कई ऐसे केसेस बनेंगे जहां जहां दोनों कैरेक्टरिस्टिक की तरह काम करते नहीं है। मैं उस केस पे आता हूं। मतलब यहां दो कैरेक्टरिस्टिक है, बढ़िया है, कोई भी लगा लो, आंसर सेम ही आना है, अलग अलग तो आ ही नहीं सकता। बट कुछ कॉम्प्लेक्स केस में समझाता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनोगे ध्यान से कि नहीं? 5:15 रेशियो कैसे आया? अरे बेटा, 30 मिनट से वही तो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा देर धैर्य से रुको। पहले भी लेट आयो क्या क्लास में? शांत रहो, पहले भी समझ जाओगे धीरे धीरे करके, चिंता ना करो। चलो, अब देखते मैं दूसरा केस समझाता हूं। मान लिया तुम कभी जू में जाओ। जू में क्या करने जाते हैं? मुझे क्या पता, जानवर देखने जाते हो। कुछ लोगों के लिए ये डेटिंग स्पॉट होता है, टिंडर करके जू में मिलते हैं। ठीक है, इनको पता है कि हाँ, उस पहले हम लोग जानवर ही थे तो चलो वहीं चलते हैं। ठीक है। जू, राइट। तो जू गए तुम। अब जू में क्या हुआ? टिंडर पे तुमने क्या किया था कि मैच हुआ तुम्हारा, और ये वक्त जू में मिलेंगे। जू में गए तो तुम्हें पता लगा कि अमित जो है गया था मिलने, किससे? नेहा से। तो अमित को वहां जो है पता लगा नेहा सुमित है। ठीक है, सो अब क्या करें दोनों? थोड़ा गुस्सा तो हुआ एक दूसरे से, नाम बदल के लोग प्रोफाइल बना लेते हैं। सुमित को दोस्त दोस्त था नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो उसने टिंडर पे प्रोफाइल बना के हमें से बात करी। फिर उसने कहा मुझे दोस्ती करनी थी, मुझे तुमसे, इसलिए नाम छुपा लिया था, वरना तुम लड़का देख के नाम आते ही नहीं। ठीक है, जस्ट ए नॉर्मल फ्रेंडशिप देख रहा था मैं तो। एनीवे, अब जू में बोर हो रहे थे, पता लगा दोनों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा एक सवाल लगाते हैं, टाइम बहुत है। तो टाइम में तो इन्होंने कहा जू में हम अब जानवर गिनेंगे। जानवर दो तरह के थे वहां, केवल दो ही जानवर थे, मान लो हॉर्स था एंड पीजन्स, राइट। इसको हम बोलते हैं घोड़ा हिंदी में, और इसको बोलते हैं कबूतर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने हेड्स काउंट किए पहले केवल, राइट। नंबर ऑफ हेड्स काउंट किया कितने हैं, और वो इनको मिला कि 80 है। फिर इन्होंने नंबर ऑफ लेग्स काउंट किया, और नंबर ऑफ लेग्स इनको मिले 260। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए, नंबर ऑफ लेग्स काउंट किए। अब इनको पता करना है कि कितने हॉर्सेस हैं और कितने पीजन्स हैं। पहले यहां मैं आपको यह समझाऊंगा कि ये एलिगेशन का केस है। क्यों? देखो, हॉर्सेस और पीजन्स में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आप कहोगे हेड्स और लेग्स, दो चीजें दिमाग में तुरंत आ रही हैं, क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ लेग्स टोटल काउंट कर रहा हूं तो इसमें हॉर्स के भी लेग्स हैं टोटल, और पीजन्स के भी लेग्स हैं। ये जो हेड्स काउंट किए गए हैं इसमें भी हॉर्स के लेग्स भी हैं, पीजन्स के भी लेग्स हैं। तो मैं कह रहा हूं मेरी कैरेक्टरिस्टिक हेड्स होगी या लेग्स होगी। अब इसको समझते हैं। हेड्स में प्रॉब्लम क्या है कि चाहे वो कबूतर हो चाहे वो घोड़ा हो, दोनों का हेड तो एक एक ही होता है।
तो क्या ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? नहीं, इस पे हम एलिगेशन लगा ही नहीं सकते। जब तक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज अलग अलग नहीं होंगी तब तक हम ये जान ही नहीं सकते कि कौन कितने प्रपोर्शन में मौजूद है। हेड सबके एक एक ही है, तो अगर सबका एक एक ही हेड है तो हम यहां पर हेड को कैरेक्टरिस्टिक मान ही नहीं सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिफाई कर ही नहीं कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू डिफरेंट नहीं है तो इससे आप एलिगेशन से कुछ नहीं निकाल पाओगे। आपने एलिगेशन लगाया, यहां यहां सेम वैल्यू रख दी, तीनों वैल्यू सेम रख दी, तो क्या मिलेगा आपको? अंतर यहां जीरो, यहां जीरो, जीरो जैसे जीरो से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो जब तक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। हेड सबके एक एक है, डजंट क्वालिफाई एज ए कैरेक्टरिस्टिक। लेग्स क्वालिफाई करता है क्योंकि हॉर्स के मेरे कितने लेग्स होते हैं? आप कहोगे 4। पिजन्स के कितने लेग्स होते हैं? 2। और जो नंबर ऑफ लेग्स कंबाइंड है वो 260 है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करने जाऊंगा तो 260 टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं और 80 नंबर ऑफ हेड्स हैं। तो कितने लेग्स पर हेड आएंगे? ये एवरेज यहां से लेग्स का एवरेज निकल जाएगा क्योंकि 80 लोग हैं। 80 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आया 8 3 24 0.25। तो मैं कहूंगा ये वैल्यू मेरी 3.25 आ गई। आप लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन लगाया तो 2 से 3.25 का अंतर 1.25 का है। 4 से 3.25 का अंतर 0.75 का है। अगर मैं 0.0 हटा दूं और 25 से काटूं तो 25 या 75, 25 पंचे 120 आ गया। तो ये 5:3 क्वांटिटी रेशियो आया। ये हॉर्स हो गया और ये पिजन हो गया। अब ये टोटल 80 के बराबर है। आप कहोगे टोटल ये 8 यूनिट है और अगर 8 यूनिट 80 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। और 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 5 यूनिट 50 और 3 यूनिट 30 के बराबर होगा। निकल गई वैल्यू। कितने लोगों को चीज समझ में आई? देन यहां पर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा कि दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ यूजिंग एलिगेशन। तो क्या थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन लगेगा या नहीं? यस। 2 तरह की चीजें, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज अलग होनी चाहिए वरना वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 80 कैसे हुआ? 80 हेड काउंट करके मिला था ना। हेड काउंट करके 80 मिला तो टोटल 80 लोग ही है ना। कबूतर के 2 सर थोड़े ना होते हैं। घोड़े के तुम लोग या चिड़ियाघर जाओ प्लीज कल। मतलब अगर ये बताना पड़ा मुझे कि घोड़े का एक सर होता है, कबूतर का भी एक ही सर होता है। सिर्फ मोबाइल पे स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो क्या तुम लोग? कबूतर वबूतर देखना ही छोड़ दिया, सब भूल गए। घोड़ा क्या होता है, कबूतर क्या होता है, एक सर होता है उसका। गणित पढ़ते समय लोगों का व्यवहारिक ज्ञान खत्म हो जाता है, मैंने ये महसूस किया है। गणित में घुसते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान ही दुनिया का खत्म। अच्छा, घोड़ा क्या होता है? एक क्लास में बच्चा पूछ रहा है कि सर कबूतर के 2 पैर होते हैं। मतलब मैं उस दिन रात भर नींद नहीं आई मुझे। वो कह रहा है कबूतर के सर 2 ही पैर होते हैं। ये कैसे पता चला? ये कहां दिया हुआ है? मैंने कहा यार एक जमाना था जब कबूतर से लोग चिट्ठियां भेजते थे, और आज का जमाना है आजकल के बच्चे कह रहे कबूतर के 2 ही पैर होते हैं। ये भगवान। ये क्लियर हुआ ना थोड़ा सा? क्लियर? ऑलराइट। अब एलिगेशन लगाने का एक और तरीका है, मजेदार बात है, ध्यान से देखना। एक बात मुझे बताना, अब एक छोटी सी बात देखना। मैंने यहां लिखा था 4, यहां लिखा था 2, और यहां लिखा था मैंने 3.25, जो कि मैंने कैसे निकाला था? 260 को 80 से डिवाइड करके। एक बात आप मुझे बताओ, मैंने इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला और फिर रेशियो निकाला, राइट? अब एक बात बताओ, मजेदार बात। मान लिया मैं इन सभी को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से गुणा कर दूं, वो वैल्यू है x। ऐसे ही मेरा मन कर रहा है कि सबको x से गुणा कर दो। क्या इससे इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। क्यों? भाई तुमने यहां x से गुणा किया, यहां x से गुणा किया, तो मैं अगर x कॉमन ले लूं तो वही अंतर आएगा जो पहले आ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब भी मेरे को फ्रैक्शन में कोई चीज दिखे तो मैं अगर चाहूं तो उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू से गुणा कर सकता हूं। तो मैं इसको 80 से गुणा कर सकता हूं क्या? 80 चौके 320 लिख सकता हूं? यस। क्या मैं इसको 80 दूना 160 लिख सकता हूं? यस। क्या मैं इसको 80 से गुणा करके सीधे 260 लिख सकता हूं? यस। और क्या मैं अब अगर अंतर निकालूं तो ये अंतर 100 आएगा और ये अंतर मेरा 60 आएगा। क्या अभी भी रेशियो 5:3 ही आएगा? आना ही है। यस। यस। अब देखो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। आपके एलिगेशन लगाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे सोचना कि भाई 80 जानवर हैं मेरे पास, उनके टोटल नंबर ऑफ लेग्स 260 है। कंबाइंड, कंबाइंड यानी दोनों को देखते हुए सच्चाई में 260 पैर हैं टोटल 80 लोगों के। अब मैं कहता मान लिया सारे 80 घोड़े ही होते तो हम कहते टोटल 320 पैर होते। अगर 80 घोड़े होते तो कितने पैर होते? 320 पैर होते। अच्छा, मान लिया सारे 80 कबूतर होते तो 160 पैर होते। लेकिन हमें पता है ना तो 80 घोड़े हैं ना तो 80 कबूतर हैं, है तो मामला कहीं बीच का। तो इससे भी आप एलिगेशन ऐसे लगा सकते हो। तो देयर आर 2 ways टू अप्लाई एलिगेशन डायरेक्टली हियर।
कि हम अगर इस वैल्यू से डिवाइड करके बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर लें कि हम टाइप मान लें पूरा टाइप 1 ही है, सारे घोड़े हैं तो 320 पैर होंगे उनके, सारे कबूतर हैं तो उनके 160 पैर होंगे। ठीक है, होंगे या नहीं होंगे? यस। और मिक्सचर जो है, जो कंबाइंड इनको जब हम देख रहे हैं तो टोटल तो 80 के 260 ही है, तो यहां पर आप दशमलव की वैल्यू से बच जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ये एलिगेशन का फॉर्मेट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे करके क्लैरिटी आपके अंदर विकसित होगी, परेशान ना हो। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास मान लेते हैं एक मिक्सचर 1 है, और इस मिक्सचर 1 में मान लेते हैं मेरे पास कि ये 50 लीटर का मिक्सचर है, और इसमें मैंने कहा कि मेरा जो मिल्क परसेंटेज है या मिल्क है वो 60% है। कितना है मिल्क? 60% है। अब हमने क्या किया है, इसमें इसमें हमने पानी मिलाया है, और पानी मिलाने से जो हमारा फाइनल मिक्सचर बना, ध्यान से देखना, जो हमारा फाइनल मिक्सचर बना उसमें हम मान लेते हैं कि हमारा 50% ही मिल्क बचा। तो पानी अगर हमने मान लेते हैं कि x लीटर मिलाया, तो मैं पूछूंगा बताओ x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, x का मान बता दो कितना, कितने लीटर पानी मिलाया तुमने। अब देखो एलिगेशन कैसे लगाओगे। आप कहोगे दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बन सकती है, एक मिल्क, आपको बोलेंगे सर पानी मिला रहे तो क्या हुआ? जब पानी मिला रहे हो प्योर तो उसको बोलेंगे कि वहां मिल्क 0% है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। आप प्योर वाटर मिला रहे हो, प्योर वाटर मिलाने का मतलब मिल्क नहीं है, वहां 0% है, तो हम कहेंगे उस मिक्सचर में मिल्क 0% है। तो मिल्क के रेस्पेक्ट में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो हम कहेंगे देखो, पहला मिक्सचर में 60% मिल्क है, दूसरे मिक्सचर में मिल्क हाई नहीं है, 0% है, मिल्क ही लिखना पड़ेगा मुझे, और फाइनल मिक्सचर में तो भैया 50% है मिल्क, लिख दिया। अब ये 0 से बनेगा 50, 60 से 50 घटाओगे बनेगा 10, तो ये वैल्यू क्या बनी? 5:1। अब आपको ये 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि ये मिक्सचर हमने 50 लीटर लिया है, तो अगर 5 यूनिट 50 लीटर है तो 1 यूनिट कितना होगा? 10 लीटर होगा। हो गया आंसर, 10 लीटर। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लीटर। अब आप कहोगे कि सर हम वाटर के रेस्पेक्ट में लगा दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। अब यहां पहले मिक्सचर में एक बताओ, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में आप लगा रहे हो तो वाटर परसेंटेज कितना होगा? अगर मिल्क 60% है तो वाटर हमारा 40% है, राइट। मिल्क परसेंटेज अगर 60 है तो वाटर 40% है। ये ध्यान रखना, अगर केवल मिल्क परसेंटेज लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे मिक्सचर में सिर्फ मिल्क और वाटर ही है। अब लिख सकते हो कि मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, तीसरा कोई नहीं है, 40% हो गया। जो पानी मिला रहे हो तुम, पानी में कितना पानी है? 100% पानी है, और फाइनल मिक्सचर में अगर 50% मिल्क है तो पानी भी 50% है। क्या इससे उत्तर कुछ अलग आएगा? आ ही नहीं सकता है, उत्तर तो सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू हो गई 5:1। क्लियर? अब एक पॉइंट में और ऐड करूंगा कि भाई रेशियो किस चीज का आएगा। इसको समझने के लिए एक तो भावनाएं कुछ दिनों में डेवलप हो जाएंगी, तो आपको पता होगा कि किसका रेशियो है। जैसे यहां बहुत क्लियर है कि भाई ये मिक्सचर के वॉल्यूम रेशियोज हैं, और क्या होंगे? क्वांटिटी रेशियो है, मिक्सचर है तो वॉल्यूम रेशियो हो गया। शुद्धात्सो का क्वेश्चन मतलब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी जो कर रहा हूं ये क्या है? सीधे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 90 करो सीधे। अच्छा आप करो क्वांटिटी रेशियो, तो माफ कर दे तुमको, सही से लिखा करो। ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक तो ऑटो करेक्ट, मैंने एक बार मैंने किसी को मैसेज भेजा और मैंने लिखा कि आई एम लीविंग जस्ट नाउ, और उसने लीविंग का क्या किया मैं वो शब्द बोल ही नहीं सकता क्लास में, चला गया मैसेज। बहुत सीनियर आदमी को मैंने मैसेज भेजा था, वो सॉरी कहते भी नहीं बन रहा था, यही बोल पाया कि ऑटो करेक्ट। ठीक है। तुम लोग सोचते रहो कि वो क्या बन के चला गया होगा, नहीं भैया, सोनू ये गया होता तो हंस लेते हम। आई कैन नॉट टेल द वर्ड, माफ करिएगा, ऑटो करेक्ट। और 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। नहीं, लविंग तो इज अ वेरी नाइस वर्ड, इसमें क्या दिक्कत है? क्या बताऊं? ठीक है, राउंड विद टॉपर्स में आना तो बता दूंगा मैं। ठीक है, प्राइवेट में, ऑनलाइन में तो बता ही नहीं सकते, क्लिप काट के लोग डाल दें, पता नहीं क्या क्या फैला देंगे इधर उधर। ठीक है, तो बचना पड़ता है, वरना मुझे पता है कि तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो, नेटफ्लिक्स देखने वाली जनता हो। ठीक है, बोल सकते हैं बट नहीं बोलेंगे। चलो एनीवे, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। 5:3। ठीक है, सो अब आते हैं, आप देखो समझ, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ लेना कि किस चीज का ये रेशियो आता है। ओके, अंडरस्टैंड दिस। जब मैं बात कर रहा था यहां पर, तो यहां पर मैंने क्या लिखा था? ये क्या था? करेक्टरिस्टिक
के बारे में थोड़ा सोचिए कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, उसको बस ध्यान से देखो। वो क्या है? 4। इस 4 का मतलब क्या है? ये 4 क्या है? आप कहोगे लेग्स पर, क्या बोले, एनिमल बोल दें, बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, लेग्स पर हेड बोल दें, ये भी ठीक है। हेड तो सबका एक ही है ना। तो अगर ये लेग्स पर हेड है तो हेड से रेशियो आ गया, कितने कितने हैं। या हम बोल दें लेग्स पर एनिमल बोल देते हैं। अब ये कोई ना आ जाना जूलॉजी वाले लोग कि सर ये एनिमल होता है, वो बर्ड होता है। हम सबको एनिमल ही बोल रहे हैं, ठीक है? तुम भी एनिमल हो, बुरा मानना है मानो। मम्मी कहती है ना आपको कई बार कि जानवर हो तुम, आप सब जानवर है। तो लेग्स पर एनिमल, तो ये क्या आएगा कि वो एनिमल रेशियो आ जाएगा कि एनिमल्स का रेशियो क्या है। ये नीचे वाली जो वैल्यू है रेशियो में आती है। जैसे यहां पर आए और यहां पर हमने कहा कि मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 में जब मिल्क हम बोल रहे हैं 70% है, तो ये क्या है? ये 70% किसका है? मिक्सचर के वॉल्यूम का है ना। ये क्या है? मिल्क बटे टोटल है, मिल्क बटे वॉल्यूम है, कि पूरा वॉल्यूम है, मिल्क कितना है, तो ये वॉल्यूम रेशियो आ गया। जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की यूनिट के डिनोमिनेटर में होगा वही रेशियो यहां पर आता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कई लोग बहुत तरह तरह का घोटाला करते हैं एलिगेशन में। जैसे यहां है तो यहां भी वही है, मिल्क पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो ये वॉल्यूम रेशियो होगा। नवीन मेरे भाई का नाम है, छोटे भाई का, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं तुमको। क्लास कब खत्म होगी? यही पूछ रहे हो ना कि बैच कब खत्म होगा? अभी पूछो, बताते हैं अभी। हेलो, हाँ जी। ये अभी क्लास में देखो, नवीन करके लड़का है, पूछ रहा क्लास कब खत्म होगी। इसकी क्लास रोज ना 7 बजे खत्म कर दिया करना डेली। हाँ, वैसे तो 8 बजे तक चलेगी, इसकी क्लास 7 बजे खत्म कर दिया करो रोज। हाँ, डेली। ठीक है, इसके स्क्रीन पे लेके आना चाहिए क्लासेस ओवर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, चलो। वाटर निकल के, अब देखो यहां क्या था, वॉल्यूम था, तो 60% पर यूनिट वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली, तो वॉल्यूम रेशियो हो गया। अब मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूं, एक एक बहुत क्लासिकल सवाल दिखाता हूं एलिगेशन का। एक सवाल होता है जिसमें बॉलिंग एवरेज पे क्वेश्चन आता है। ध्यान से देख लो, तुम्हारे एलिगेशन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। बॉलिंग एवरेज कैसे व्यक्त होता है? ये व्यक्त होता है कि एक बॉलर कितने विकेट लिए, रन्स पर विकेट, इसको बोलते हैं बॉलिंग एवरेज, राइट? तो मैं कुछ लिख रहा हूं कि मान लिया कोई बॉलर है और उसका बॉलिंग एवरेज मान लेते हैं कि पहले था 12.4। ध्यान से देखिएगा, 12.4 था। अब ये 12.4 अगर उसका बॉलिंग एवरेज था, यानी रन्स पर विकेट ये था कुछ मैचेस में। कितने मैचेस हैं अभी लिखा नहीं मैंने। फिर मैंने कहा इसने एक मैच खेला और उस पर्टिकुलर मैच में इसने 24 रन दिए और 5 विकेट लिए। ध्यान से देखना, उस एक पर्टिकुलर मैच में इसने 24 रन देके 5 विकेट ले लिया। अब कोई 24 रन देके अगर 5 विकेट ले लेगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.8 आ जाएगा, रन पर विकेट। यस, तो यहां लिखोगे आप 4.8। क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा करने की वजह से इसका जो बॉलिंग एवरेज था, कहेगा कि इतना बॉलिंग एवरेज था, इसने 24 रन देके 5 विकेट लिए, तो इसका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गया, इंप्रूव्स बाई 0.4। अब बॉलिंग एवरेज इंप्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ भैया? रन्स पर विकेट कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? मैग्नीट्यूड कम हो गया, ज्यादा होगा, बताओ? कम होगा। कम रन देके विकेट ले रहा है ज्यादा, तो वो अच्छा बॉलर हुआ। इंप्रूवमेंट का मतलब ये हुआ, कई बार वैल्यू का गिरना इंप्रूवमेंट कहलाता है। समझे कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कई बार वैल्यू का गिरना इंप्रूवमेंट होता है, कई बार वैल्यू का बढ़ना इंप्रूवमेंट होता है। एक बैट्समैन के लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होना इंप्रूवमेंट है, बट एक बॉलर के लिए रन्स पर विकेट का कम मैग्नीट्यूड होना बेहतर है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का मतलब 12 हो गया। और दूसरा भी एक चीज देखो, तुम अगर इसको 0.4 से बढ़ा दोगे तो एवरेज का केस बनेगा ही नहीं। एवरेज हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, एक 4.8 है, एक 12.4 है। तुमने अगर 0.4 बढ़ा दिया गलती से भी, तो 12.8 लिखोगे, गलत हो जाएगा, औसत तो बीच में आएगा, चलेगा ही नहीं, कम ही करना पड़ेगा। तो उस लॉजिक से भी आप करेक्ट कर सकते हो। अब जरा इसका रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.4। इसका अंतर क्या आएगा? 12 में मैं 4.8 माइनस कर रहा हूं, कोई बताएगा क्या वैल्यू आएगी? आप कहोगे 7.2। अब अगर मैं इस रेशियो को कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 4:720, 1:180। ये किस चीज का रेशियो है पता है तुमको? विकेट रेशियो। सॉरी, ये 18 ही आएगा। ये नंबर ऑफ विकेट्स रेशियो है। समझे क्यों? क्योंकि रन्स पर विकेट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, तो विकेट रेशियो आया है।
ये नहीं कि नंबर ऑफ मैच रेशियो आया, नहीं, ये विकेट रेशियो आया। वरना क्वांटिटी में कई बार कंफ्यूजन आता है, लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ मैच का रेशियो आ गया। जी नहीं, नंबर ऑफ मैचेस का रेशियो नहीं आया, ये विकेट रेशियो आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने कितने विकेट लिए हैं टिल लास्ट मैच, ध्यान से देखना। अगर सवाल पूछता है ऐसा, नंबर ऑफ विकेट्स टिल प्रीवियस मैच, तो आप कहोगे 18 इंटू 5, क्योंकि यहां मुझे पता है कि यहां उसने 5 विकेट लिए, क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 18 इंटू 5 90 विकेट्स हो गए। 9:5 आएगा। 9:5 कहां से आएगा? तुम उस तरह से डिवाइड करना, उस तरह से करो। 9:5 कहां से आएगा बेटा? क्या कर रहे हो तुम? 18:1 आएगा। ठीक है, 12 कैसे? 12 कहां लिखा मैंने? अच्छा, ये बॉलिंग एवरेज 0.4 से इंप्रूव हो गया, ये सवाल में दिया होगा कि ऐसा होने से बॉलिंग एवरेज 0.4 से इंक्रीज हो गया, तो एवरेज 12 हो गया, तो 12.5 से 12 हो गया, इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये विकेट रेशियो है, ये मैच रेशियो नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? अरे भैया 9:5 नहीं होगा सूरज बाबू, दशमलव गलत जगह लगा रहे हो तुम। यहां 0.4 आएगा, 0.4, तुम पॉइंट देख ही नहीं रहे हो। तो ये विकेट रेशियो आया, ठीक है, नॉट द मैच रेशियो। सर एक मैच में 5 विकेट लिया, तो हाँ लिया ना उसने एक मैच में 5 विकेट, आखिरी मैच में। तो मैंने लिखा ना यहां पर कि मैंने लिखा ना कि ये जो मैच है ना, इसमें मुझे विकेट की संख्या पता है, मुझे 18:1 मिला, चूंकि यहां 5 विकेट लिया है, इसलिए पिछले मैच तक उसने 90 विकेट लिया होगा। यही क्वेश्चन था। ऑल राइट, मेक सेंस? क्लियर है ना? कमिंग टू, देखिए 12 कैसेस के लिए डॉली थोड़ा क्रिकेट देखना पड़ेगा, आज देख लेना मैच इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है मुझे लग रहा है, वरना बॉलिंग एवरेज अब तक समझ में आ गया होता। ठीक है, चलिए अभी मैं आता हूं एक अगली चीज पे। पहले पहले अगला केस देखो, पहले अगला केस देखो, देन जो समझ में नहीं आएगा क्लास के अंत में पूछ लेना। एक चीज पे अटके मत रहा करो, वरना वो अटके ही रहोगे। ठीक है, अंत में मुझसे क्लैरिफिकेशन ले लेना, दे दूंगा। आते हैं नेक्स्ट केस पे। देखो देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे मैंने बोलूंगा कि रामू बॉट 2 chocolates for ₹900. He sold one at 15% profit and another at 10% loss. Overall profit was ₹30. Find cost price of each chocolate. सवाल देखना बस। ऑलराइट, तो 2 चॉकलेट इन्होंने 900 रुपए में लिए, मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस होता है। एक को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 10% के लॉस पे बेचा है, और 30 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट है। अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, सवाल पहले रुकना और समझना कि एलिगेशन का क्वेश्चन है या नहीं, और है तो क्यों है। मुझे क्या क्या पता है? मुझे यह पता है कि एक पर 15% का फायदा हुआ, ठीक, कंबाइंड फायदा 30 रुपए का है, मैं इसको रुपए में भी लिखता हूं, केवल रुपए में लिखूंगा अब इसको। दूसरे पे मुझे 10% का नुकसान हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम जो आप कहोगे ये है कि ये तो रुपए में है, ये परसेंटेज में है। क्या मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, बट आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज प्रॉफिट है और ये परसेंटेज लॉस है, ये कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसे हुई? क्या ये सेम कैरेक्टरिस्टिक हुई? मैंने बोला कि जब भी एलिगेशन लगाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक पे एलिगेशन लगेगा ना। क्या ये लॉस और प्रॉफिट सेम कैरेक्टरिस्टिक है? क्या प्रॉफिट और लॉस सेम कैरेक्टरिस्टिक है? यस और नो? कैरेक्टरिस्टिक सेम है या नहीं? क्या दोनों का चरित्र सेम है? क्या दोनों का डीएनए सेम है? नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं?
और कितने लोग बोल रहे हैं हाँ? ऑल राइट। फंस गए ना? अब मैं बताता हूं तुमको, देखो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है। प्रॉफिट और लॉस निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ऑल राइट। यहां दोनों जगह जो वैल्यू लिखी है ना, ये दोनों, ये इसी फॉर्मूले से लिखी गई है। पता है प्रॉफिट और लॉस शब्दों का महत्व कब होता है? जब मैं बोलूं कि लॉस 15% है, साइन नहीं लगाया मैंने, बेसिकली उस साइन को हटाने का तरीका है कि बोलना कि लॉस है, प्रॉफिट है। व्यवहारिक भाषा में हमने माइनस वाली चीज को लॉस बोला है दोनों चीजें एक ही, इनके नाम हमने रखे हैं। कैलकुलेशन एक ही करते हो ना, कि कुछ अलग करते हो आप? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, इसी फॉर्मूले से दोनों की कैलकुलेशन होती है। प्रॉफिट में प्लस आता है, लॉस में माइनस आता है। अब हमने नाम रखा है कि जब माइनस होगा तो हम लॉस बोलेंगे, प्लस होगा तो हम प्रॉफिट बोलेंगे। हमने क्या किया कि जब यहां 10% लॉस लिखा था तो हमने माइनस लिख दिया, हमने नाम का यूज कर लिया। बट जो काम है दोनों का वो तो एक ही फॉर्मूला करता है ना, तो ये अलग अलग कैसे हुए? एक ही है, समझे कि नहीं? दे आर सेम, चुन्नू मुन्नू है दोनों, एक ही है, सेम डीएनए है इनका, नो डिफरेंस। आर यू गेटिंग? में तो नाम से नहीं घबराने का कि एक का नाम प्रॉफिट है, एक का नाम लॉस है, तो कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। जस्ट सी कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम सेम फॉर्मूला, देयर इज नो टू डिफरेंट फॉर्मूला। तो जब सेम फॉर्मूले से ही दोनों निकल रहे हैं तो सेम ही हुए ना, राइट? अब आप कहोगे लेकिन सर एक दिक्कत यह है कि यहां पर हम जब लिखते हैं चीजों को, तो अब ये रुपए में तो नहीं लिख सकते। हाँ, ये बात सही है, इसको लिखने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। अगर मैं यहां इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को लिखता हुआ आया हूं, तो मुझे यहां भी या तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे ये वैल्यू हमारी 15% हो गई, ये वैल्यू हमारी -10% हो गई, और 30 रुपए मिक्सचर कंबाइंड, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस मुझे 900 रुपए दी हुई है, उस पर कितना परसेंट आएगा? आप कहोगे ये वैल्यू आएगी 1/30, और 1/30 मेरा होता है 3, 1/3, 100/30 हुआ ना, 30×3 = 90, 10/30, 3 1/3 आया। तो यहां लिखूंगा मैं 3 1/3%, राइट? नाउ क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? सीधा डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट आपको के साथ थोड़ी तकलीफ होगी, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, यहाँ 15 लिखो, यहाँ 10 लिखो, और यहाँ 3 तरीका 9 1 10/3 लिख लो। और आपको अभी बता चुका हूं मैं कि फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है, इससे सबको गुणा कर दोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सबसे गुणा कर लो, सबको 3 से। तो अगर मैं सबको 3 से गुणा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें पता है, ठीक है? क्योंकि सब 3 से गुणा होंगे तो रेशियो पे कोई चेंज नहीं आना है। तो अब ये वैल्यू बनी कितनी? 30। तो आइडियली आपका ये केस हो गया 45, 30, और 3 से 3 कट गया, यहां बन गया 10, ये हो गया 20, और यहां हो गया 35। 5 चौके 20, 5 7 35, 4:7। नाउ द क्वेश्चन इज कि रेशियो है किसका? किसका रेशियो है? नीचे लिखी गई चीज का। अच्छा एक चीज सॉरी मैंने गलत लिखी है, -30 होगा, माफ करिएगा, और -30 और 10 का अंतर होगा 40। सही बोला आपने। तो 5 8 40, 5 7 35, 8:7 बनेगा। और ये जो रेशियो आया ना, ये कॉस्ट प्राइस रेशियो आया, सीपी रेशियो। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में नीचे सीपी आता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का बेस सीपी होता है, डिनोमिनेटर में सीपी आता है, सीपी के ऊपर निकलता है, इसलिए सीपी रेशियो आएगा। इसलिए ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात हो गया। अब सवाल समझिएगा, अगर 8:7 मेरा कॉस्ट प्राइस का अनुपात हो गया, तो मैं कहूंगा टोटल कितना यूनिट हुआ? ये 8 7 15, और ये 15 यूनिट 900 के बराबर है। अगर ये 15 यूनिट 900 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर है? 60 के बराबर है। एक यूनिट अगर 60 के बराबर है, तो ये 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 8 × 60 480 के बराबर होगा, और बाकी 420 होगा। टोटल तो 900 ही है, या फिर 7 को 60 से गुणा कर लो, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 480 और 420। राइट? क्लियर है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? देन आई विल चेंज द क्वेश्चन। ऑलराइट, चेंज कर दो सवाल। -40, अरे गौतम, डिफरेंस पॉजिटिव लिखना होता है, क्वांटिटी रेशियो नेगेटिव कैसे आ सकती है? -30 और 10 का अंतर 40 होगा बस, -40 नहीं, अंतर। पॉजिटिव डिफरेंस लिखो आप। -30 जीरो के उधर होगा, और +10 जीरो के इधर होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा। विजुलाइज करो ऐसे, देखो, ये देखो ऐसे माथा है तुम्हारा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहां -30 यहां +10, तो दोनों का अंतर क्या होगा? जुड़ा कि नहीं जुड़ा? ये दूरी। कलम लो, माथे पे बनाओ ऐसे, देखो
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे अंतर निकालोगे तो। तुम इधर जा रहे हो, वो उधर जा रही है, दूरी क्या होगी दोनों की, जुड़ेगी ना आपस में। हाँ जी, व्यवहारिकता लाइए। ओके, नाउ लेट मी गिव अ वेरी वंडरफुल नाइस क्वेश्चन ऑन एलिगेशन. Ramesh bought 3 type 1 cakes and 6 type 2 cakes for rupees 1800. He sold type 1 cakes at 10% loss and type 2 cakes at 15% profit. His overall profit was 60 rupees. Find cost price of 1 type 1 cake and 1 type 2 cake. चलिए निकालिए सवाल. Ramesh bought 3 type 1 cakes and 6 type 2 cakes for rupees 1800. He sold type 1 cakes at 10% loss. ये टाइप 1 के 3 केक हैं, 3 टाइप 1 केक्स हैं, 3 टाइप 1 के केक्स हैं और 6 टाइप 2 के केक्स हैं. ठीक है, समझ लो, टाइप 1 के 3 केक है मेरे पास, टाइप 2 के 6 केक है मेरे पास. 1800 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस है. पहला टाइप 1 उसने 10% के लॉस से बेच दिया और टाइप 2 को उसने 15% के मुनाफे पे बेच दिया और इसका ओवरऑल प्रॉफिट 60 रुपए है. आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस एक, अगर हम टाइप 1 केक का कॉस्ट प्राइस निकालें और एक टाइप 2 केक का कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना होगा. इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग जिनको एलिगेशन की क्लैरिटी नहीं है. देखो अब बेटा, इस सवाल में समझना, पता है लोग कहां कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए जीवन में क्लैरिटी की जरूरी होती है. और जाके आप यूट्यूब पे किसी भी क्लास देख लो, कैसा पढ़ाते हैं लोग. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट क्लैरिटी तो नहीं देते, इतना तो मैं लिख के देता हूं. जैसे ही आप ये 3 टाइप 1 केक देखते हो, लोगों के दिमाग में आता है कि यार क्वांटिटी रेशियो मुझे दिया हुआ है, आता है. बट क्वांटिटी क्या होगी ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है. भैया कभी वो विकेट रेशियो होता है, कभी वो कॉस्ट प्राइस रेशियो होता है, कभी वो वॉल्यूम रेशियो होता है. पहले ये तो देखो कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यार. ये थोड़े ना कि 3 टाइप 1 के केक है और 6 टाइप 2 के केक है तो तुम्हारा 1:2 हो गया, सीधा 3:6 तुमने निकाला और 1:2 आ गया. क्योंकि क्वांटिटी, सही बात है कि टाइप 1 3 है और टाइप 2 6 है और हम लोग हमेशा क्वांटिटी को ऐसे ही समझते हैं, तो हमें लगता है क्वांटिटी रेशियो हमें 3 और 6 दिया हुआ है. नहीं, एलिगेशन पर्पज से अगर आप इस सवाल को देखने जाओगे तो आप बात करोगे यहां पर कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोल लें, एक ही बात, दैट इज माय कैरेक्टरिस्टिक. और उस केस में मुझे रेशियो किस चीज का मिलता है, सीपी का रेशियो मिलता है. कॉस्ट प्राइस रेशियो आता है एज ए वेट रेशियो. तो ये हमारे लिए क्वांटिटीज नहीं है, इसको छोड़ दो. अभी अभी आप सिर्फ ऐसे लिखोगे कि मेरे पास कुछ टाइप 1 की चीजें हैं और कुछ टाइप 2 की चीजें हैं, ऐसे लिखो. फिर आप कहोगे टाइप 1 पे मुझे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, टाइप 2 पे मुझे 15% का फायदा हो रहा है. ये लिखा मैंने. अब आपको पता है ये किस चीज पे होता है, सीपी के बेस पर, सीपी डिनोमिनेटर में आता है. तो अगर मैं 60 रुपए का परसेंटेज निकालूंगा 1800 पे तो वही आएगा. फिर से निकालो, 3/3% ही आएगा. और इसलिए आना, मैंने सारी वैल्यू को डबल ही किया था, 1800 कर दिया था, यहाँ 60 कर दिया, तो वैल्यू सेम आनी है. तो आप यहां जाओगे, आप लिखोगे -10 + 15 और ये वैल्यू आएगी 10/3. फिर आप 3 से सबको गुणा कर लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -30, ये हो जाएगी +45 और यहां पर आपका हो गया ये 10. रेशियो निकालोगे फिर से तो ये आएगा 35 और ये वैल्यू आ गया 40. रेशियो आ गया आपका 7:8. ये किस चीज का रेशियो है, ये सीपी रेशियो आया. ये समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो आया. अब आप कहोगे इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, लिख लेते हैं. आप कहोगे 15 यूनिट, 15 यूनिट किसके बराबर है, 1800 के बराबर है. लिखो 15 यूनिट अगर 1800 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 120 के बराबर है. तो क्या ये वैल्यू 840 के बराबर है,
और क्या ये वैल्यू 960 के बराबर है? ये क्या है? टाइप 1 का कॉस्ट प्राइस और ये टाइप 2 का टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब हम आएंगे, हम कहेंगे देखो इसका कॉस्ट प्राइस है 840 रुपए और इसका कॉस्ट प्राइस है 960 रुपए। अब हम आएंगे और कहेंगे हमसे पूछ रहा है कि बताओ एक टाइप 1 और एक टाइप 2 का दाम क्या है। तो आप कहोगे 840 में कितने टाइप 1 के लोग मौजूद हैं? यहाँ 3 लोग हैं, तो 840 बटे 3, और यहाँ 6 लोग हैं तो 960 बटे 6, टाइप 2 के 6 लोग हैं। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस टाइप 1 का जो मौजूद है और जो टाइप 2 है वो आ गया। अब यहां से अगर आप डिवाइड करो तो ये वैल्यू हो गई 280 और 160। ये मेरा आंसर हो गया। ये एक सवाल आपको ये समझाने के लिए कि भाई क्वांटिटी का मतलब हमेशा संख्या नहीं है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट होता है कि मुझे रेशियो किस चीज का मिला, मुझे ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिला, राइट। तो अब एलिगेशन व्यवहार से आपको समझ में आने लगेगा। दो वैरायटी की चीजें हैं, उनको मिलाएंगे, उनकी अगर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वैल्यूज अलग अलग हैं, लग गया एलिगेशन। वी कैन फिगर इट आउट फॉर श्योर। दैट्स इट, दैट्स द क्लैरिटी ऑफ एलिगेशन दैट यू हैव। अब मैं एक चीज और बताता हूं इसमें, इस एलिगेशन को हम एक तरीके से और लगा सकते थे। कैसे? हम कहते हैं कि भाई 1800 रुपए हमारा टोटल सीपी है। अच्छा, मान लो कि सारे टाइप 1 वाले हैं, क्योंकि देखो यहां मुझे रुपए में चीज दी है, 60 रुपए यहां दिया हुआ है। हम मान लेंगे सब टाइप 1 वाले हैं, तो क्या होगा? सब पे 10% का लॉस हो जाता, माइनस 180 आ जाता। हम मान लेते सारे टाइप 2 वाले, रुपए में लिख रहा हूं इसको मैं, सारे टाइप 2 होते तो 15% का फायदा हो जाता। तो हम निकालते 15% ऑफ 1800, इसका 10% है 180, इसका 5% है 90, तो 15% आता मेरा 270। तो ये वैल्यू हो जाती मेरी प्लस में 270। अब लगा लो एलिगेशन, क्योंकि रुपए में सब लिख दिया मैंने, तो या तो सबको परसेंटेज में लिख लो या सबको रुपए में लिख लो। 270 में 60 घटा लो, 210 आ गया। 180 में 60 घटा लो, 240 आ गया। अंतर देखना होता है, पॉजिटिव डिफरेंस। तो ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, सेम मामला हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां सॉल्व कर लो। ये सीपी रेशियो आपका आ गया। भाई प्रॉफिट और लॉस को आप चाहे रुपए में लिख लो। हमने यहां क्या किया है, यहां हमने लिखा है रुपीज में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को, वहां हमने परसेंटेज में लिखा था, राइट। तो वी कैन ईदर राइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जैसे वहां देख रहे थे हम लोग, हमने लेग्स पर हेड निकाले थे, या हमने मान लिया था कि सारे एक ही हैं, उससे भी निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? यस, दैट्स इट, दैट्स इट इन एलिगेशन। इफ यू अंडरस्टूड दिस मच, देन एलिगेशन क्लियर हो गया आपको कि कैसे लगेगा। बाकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस तो हम देखेंगे ही। अब हम आते हैं इस एलिगेशन का एक दूसरा रूप दिखाता हूं मैं आपको, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एलिगेशन। स्ट्रेट एलिगेशन, अब देखो स्ट्रेट एलिगेशन में क्या है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि अगर मुझे ये दिया है 120, ये दिया है 80 और ये दिया है 96, अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 16, ये वैल्यू कितनी होगी? 4, सॉरी, ये वैल्यू हो गई आपकी 24, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 2:3। ऑलराइट, निकल गया फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर मैं आपको ये वैल्यू देता 180, मैं ये वैल्यू आपको देता, नहीं देता, और ये मैं देता 96, और ये बता देता कि ये 2:3 है, फिर आप अगर एलिगेशन लगाने जाते तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। ये तरीका उतना यूजफुल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आप क्या कहोगे, फिर आप कहोगे देखो 120 96 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा ऐसे 2/3 लिखूंगा, फिर मैं इस वैल्यू को या तो x मानूंगा। अब यहां सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। अब ये 120 अगर 96 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा यहाँ 120 माइनस 96, और यहां मुझे लिखना पड़ेगा फिर x माइनस 96 नहीं, 96 माइनस x, क्योंकि मुझे पता है 120 अगर 96 से बड़ा है तो x 96 से छोटा होना ही होना है। तो ये रेशियो मुझे लिखना पड़ेगा। अब मुझे x सॉल्व करना पड़ेगा। आप कहोगे तरीका तो लंबा हो गया, कोई फायदा ही नहीं, नॉट ए बेनिफिट। आप ये तरीका देखो कि आपको मैं ये दे दूं 120, मैं ये दे दूं 80, मैं ये 2:3 दे दूं, और मैं कहूं मुझे ये निकाल के बता दो, फिर वही बात आ जाएगी। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये तो क्लियर है कि 80 120 में ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आप कहोगे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे कि x माइनस 80 बटे 120 माइनस x बराबर 2/3। इट इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स और नॉट? यस। तो क्रॉस एलिगेशन का फायदा सिर्फ और एक चीज में है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, और उसका नाम है कि जब मुझे क्वांटिटी रेशियो निकालना हो, जब मुझे ये तीनों वैल्यू वन और अदर वे में दी हूं और मुझे क्वांटिटी रेशियो निकालना हो, तब तो क्रॉस मेथड यूजफुल है, वरना नहीं। जैसे इस मेथड में तो हमारा सीधे वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला ठीक है ना, 120 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 3 बटे 2 प्लस 3, A1W1 प्लस A2W2 अपॉन W1 प्लस W2, यहां से तुरंत निकल जाएगा। ज्यादा बेहतर वही है हमारे लिए।
ठीक है, क्यों लगाना है इसको, नहीं लगाएंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द सिंपल यूटिलिटी ऑफ क्रॉस मेथड इज ओनली इन केस हमें ये क्वांटिटी रेशियो निकालना हो, बाकी जगह यूटिलिटी नहीं, बाकी जगह लंबा हो जाता है। इस समस्या को सॉल्व करता है स्ट्रेट एलिगेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ये क्लास मात्र 1.5 घंटे की रखी गई थी ताकि एलिगेशन खत्म हो जाए और आप घर पे इसको रिवाइज करके इसको समझ के आए पहले क्रॉस एलिगेशन ठीक से, तमीज से, ताकि हम कल तुमको स्ट्रेट एलिगेशन से इंट्रोड्यूस करें और मिक्सचर का 1-2 केस इंट्रोड्यूस करें और फिर हम सवाल लगाना शुरू करें। थियरी में ज्यादा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। एलिगेशन, देन स्ट्रेट एलिगेशन, देन कल रिप्लेसमेंट केस मिक्सचर में देखना है, बस थियरी खत्म, बस फिर सवाल है सिर्फ, ठीक है। आज की क्लास महज 1.5 घंटे की थी। अब आप चुपचाप अपने डाउट्स को लेकर घर जाओ और इस वीडियो को दोबारा देखो, डाउट को थोड़ा मैच्योर होने दो और कल मैच्योर डाउट मुझसे पूछना, इमैच्योर डाउट्स नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें समय के साथ ही समझ में आ जाती हैं, तो घर जाओ। ओके, अब वो बच्चे जो नए आए हैं उनको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं, आपको जितना भी शंका समाधान है ले लो, बाकी पुराने बच्चे जो हैं वो जाएं, ठीक है। बाकी 10 मिनट एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं उन बच्चों को जो नए हैं। डेली रिचुअल्स क्या है? सुबह उठना है बेटा, सबसे पहले आपको फ्रेश होना है, बिना फ्रेश हुए पढ़ाई नहीं करनी है, नहाना है, मंजन करना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना मुंह से बदबू आने लगती है ठीक है। ये बताओ तुम्हें डेली रिचुअल कहां से पता चला कि ऐसी कोई चीज होती है? मैंने तो बोला ही नहीं आज की क्लास में, है कहां से सुन के आ रहे हो? कैलकुलेशन में तो वहां बताया भी होगा मैंने क्या है, परसेंटेज के चैप्टर देख लो तो पता चलेगा ठीक है, हाँ जी, सुन के लो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाता कहां से देखा। तो देखो ना, तुमने जब डेली रिचुअल नाम सुना तो तुम सोर्स भी पता करो ना कहां देखा। सो आई टेक लाइव क्लासेस आर नॉट, लाइव क्लासेस लेना चाहिए, अगर आपके पास इंटरनेट ठीक ठाक है, लाइव आओ, ज्यादा मजा आता है, क्लास के साथ सब हो जाता है तुरंत ही, एक अलग कनेक्शन होता है लाइव क्लास में। जिनकी समस्याएं हैं वो ना है लाइव क्लास, ठीक है। ओके, तो आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा मोहित जी, परसेंटेज देख लीजिए, हाँ जी। सो अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो, वरना मैं तो कहूंगा इस टॉपिक पे फोकस करो, ये मॉड्यूल फोकस करो, एंड देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। ये मॉड्यूल खत्म कर लो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉड्यूल ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें पिछला ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, ओके। राहुल इस बैच में मॉड्यूल 1-2 होगा, मॉड्यूल 1-2 लास्ट में होगा अब। तो हमने मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे एलिगेशन और मिक्सचर है, बहुत स्लाइट तकलीफ आपको होगी, ज्यादा नहीं होनी है इसमें, राइट। आपको ये मॉड्यूल अच्छे समझ में आएगा, आप पढ़ो अच्छे से। हमने उस तरह से ही मॉड्यूल डिजाइन किए हैं कि दिक्कत ना आए। जैसे अभी इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक शुरू होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, देन नो प्रॉब्लम, उनका कोई लिंक नहीं है पीछे से, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन्ड दीज मॉड्यूल्स, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, ओके। सो द बैच इज इन साइक्लिक फैशन, तो एवरी मॉड्यूल, जैसे 6 मॉड्यूल खत्म होंगे, फिर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 वापस आएगा, ऐसे होगा, ओके। बट द गुड थिंग इज दैट कि आप इसको जाके देख सकते हो, अगर आपको टाइम है और आपको लगता है कि हमें मॉड्यूल 1 करना है पहले, इफ यू वांट कर लो, वो भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। सर आई शुड टेक क्लासेस फ्रॉम टुडे ओनली, यस यू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम टुडे ओनली, क्योंकि अगर आप अभी लोड ले लोगे कि मुझे पिछला मॉड्यूल भी तुरंत देख लेना है, तो नहीं कर पाओगे। अभी जो मॉड्यूल में आए हो इसको आप ठीक से करो, पकड़ो इसको अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जब आप मुझे दोगे, थोड़ा सा मेरी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, देन आप वापस जाके एक बार चाहो तो वो वीओडी अगर मॉड्यूल कर लोगे तो आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट डाल लोगे आप, तो यू विल बी फिनिशिंग सिलेबस फास्टर। अदरवाइज देन यू हैव टू वेट, जब ये पूरा खत्म होगा देन मॉड्यूल 1-2 फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक, लाइक दैट। तो वो कोई चैलेंज नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देखो। आइडियल टाइम टेबल कोई बता दीजिए, देयर इज नो आइडियल टाइम टेबल, एंड एनीबॉडी हु मेक्स टाइम टेबल, इट इज डैम डिफिकल्ट टू फॉलो ए टाइम टेबल। आई वंस मेड ए टाइम टेबल इन क्लास 10th, आई वाज सो मोटिवेटेड दैट अब तो मेरे को खूब पढ़ना है, एंड आई मेड ए टाइम टेबल लाइक दिस टू दिस, देन 5 मिनट्स ब्रेक, देन चाय का टाइम, देन फलाना टाइम, ढिमकाना टाइम, एंड जस्ट आई पेस्टेड ऑन माय खिड़की, खूब गोंद वोंद लगा के पेस्ट कर दिया बिल्कुल कि आप तो यही करना है। मैं को दिन नहीं फॉलो कर पाया, फ्रस्ट्रेशन अलग से होने लगी। अब वो फट भी नहीं रहा था टाइम टेबल, इतना ज्यादा जोर से चिपका दिया मैंने, वो उस पर चिपकाया था, लकड़ी का दरवाजा, मतलब खिड़की टाइप की थी, वो भी खुरदरे वाली, ऐसी चिपक गई ना उसमें जाके, घर में निकले ही ना। अब वो रोज मुझे हॉन्ट करे कि मैंने टाइम टेबल बनाया है, उजड़ भी नहीं रहा, कैसे उजड़ जाए और उसका नामो निशान मिट जाए और मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। फिर वो जो नहीं आता था, 2 प्रकार आता था, वो याद है, जिसमें 2-2 ऐसे निकले होते थे, वो किस लिए था मुझे नहीं पता लगा आज तक वो 2, एक वाला तो ठीक है गोला बनाने का काम आता था, जिसमें दोनों निकले होते थे ऐसे, याद है? वो लगता था किस लिए दिया पता नहीं कभी यूज ही नहीं किया उसका, वो लेके आया मैं, इधर उसको खुर्चा मैंने ऐसे कर, देन आई जस्ट
खुर्चा मैंने पूरा उस टाइम टेबल को किसी तरह से, बट उसके ट्रेसेस बने रह गए कई वर्षों तक। अब मेरे को समझ में आया भैया ये टाइम टेबल वगैरह ना आसान नहीं है बना लेना, क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को, हम अपने आप को ओवर सिंसियर मान लेते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त। हमें लगता है कि कल हम सुधर जाएंगे तुरंत ही, है ना। तो हम टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि आइडियल सेल्फ का टाइम टेबल बना देंगे, क्या कहां हो जाएगा, क्योंकि करना तो कल है ना, तो हमें लगता है सब हो जाएगा। लो 10 से 12 मैच पढ़ेंगे, 5 मिनट वॉक करेंगे बाहर, 12 5 से लेके ये करेंगे। नहीं होना है ये सब, मंकी ब्रेन है हम लोगों का भैया, इतना आसान नहीं है। तो टाइम टेबल इज नॉट दैट इजी। इवन इफ यू मेक ए टाइम टेबल, गो रियलिस्टिक, रियलिस्टिक टाइम टेबल ही बनाना। मैंने उसके बाद टाइम टेबल नहीं बनाया, फिर मैंने टास्क टेबल्स बनाना शुरू किया कि मेरे को आज ये चीज खत्म करनी है, मेरे को आज ये काम करना है। तो उससे मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता था कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, बट मेरा प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता था कि अच्छा मैथ्स का आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो बस करना है उसको। और मैं कोशिश करता था कि अगर सही से फिनिश करूं और जल्दी कर लूंगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम होगा खेलने का, मस्ती करने का। एंड देन आई फेल्ट कि यार ये तरीका मेरे लिए काम कर रहा है, वो तरीका मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। इसकी एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल डॉट टू डॉट टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे, नहीं होता था। ठीक है, तो आई बिलीव दैट आप टास्क टेबल्स बनाइए और टास्क के अगेंस्ट टाइम दीजिए, टाइम के अगेंस्ट टास्क मत दीजिए। कि मेरा टास्क है लेट्स से कि मैथ्स में मुझे आज लेट्स से मान लेते हैं कि टास्क है आपका कि मुझे रिवाइज करना है कोई टॉपिक, तो दिस इज द टास्क। अच्छा मेरे को आज पूरा करना है या इस वीक में पूरा करना है, ओके देन एलोकेट टाइम टू दैट टास्क एंड देन फिर ये इंश्योर करो कि हफ्ते भर में वो पूरा होना चाहिए, बस जी जान लगा दो उसको करने में। विकेट रन्स में विकेट की क्वांटिटी कैसे हो गई? विकेट रन्स में विकेट की क्वांटिटी ऐसे हो गई शीतल, मैंने बोला कि एलिगेशन में कभी भी जब आप कोई कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखते हो, रन्स पर विकेट जो डिनोमिनेटर में आता है वही रेशियो नीचे बनता है। तो अगर रन्स पर विकेट है तो विकेट रेशियो आएगा, सिंपल। और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल ऐसे है कि जो 12.4 आप लिख रहे हो वो क्या है, या जो 12 आप लिख रहे हो वो क्या है, फाइनल एवरेज जो आप लिख रहे हो वो क्या है, ये आपका AWT है। समझिएगा मेरी बात, ये किसके बराबर होगा? पहले आपका एवरेज 12 था, कितनी इनिंग में था? W1 इनिंग में था। फिर आपका एवरेज 4.8 है, कितनी इनिंग में? W2 इनिंग में है। ये रेशियो हो गया, वेट रेशियो डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। मैंने भी सिर्फ वेट रेशियो लिखा। अब आप खुद मुझे बताओ ये क्या है। यहां मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मुझे टोटल एवरेज निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट्स। यही होगा ना आपका एवरेज फाइनल? यस, टोटल रन्स बटे टोटल विकेट्स। तो ये W1 और W2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टोटल विकेट, इनका सम। ये क्या है? रन्स पर विकेट इंटू नंबर ऑफ विकेट्स, रन्स पर विकेट इंटू नंबर ऑफ विकेट्स। तो ये हो गया टोटल रन्स अपॉन टोटल विकेट। तो W1 W2 आपको कभी देखना हो कि नीचे जो वैल्यू है ये क्या है, क्यों विकेट रेशियो है, जस्ट लुक एट दिस। तो ये वैल्यू आपकी टोटल विकेट रेशियो ही है। सिलेबस खत्म होने के बाद VOD कितने दिन तक रहेगा? जब तक तुम्हारा सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा तब तक VOD रहेगा। ओके ओके फाइन। ओके सो आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, घर जाओ, और कल मैं तुम्हारे मैच्योर डाउट्स लूंगा। अभी इसको एक बार क्लास को पूरा देख लो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको समझ में आएंगे, जो नहीं आएंगे वो कल देखूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ओके गुंजन जी ने क्या लिखा है कि थैंक यू सर, सुमित सर की क्लास स्टार्ट हो गई, थैंक यू। देखो बेटा, ना क्लास बंद होने में मेरा कोई रोल था ना शुरू होने में मेरा कोई रोल था, बस मैंने पूछ लिया था फोन करके कि बच्चे मुझे दोष दे रहे हैं भाई। बस यही बोला था मैंने, बच्चे कह रहे हैं कि मैं हूं वो गुनहगार जिसने ये किया है। नेचुरली गणित का मास्टर तो मेरे ऊपर ही आएगा। तो बस मैंने यही फोन करके उनको बोला कि मतलब क्या, बच्चे कल्प्रिट का शब्द ही याद कर रहे हैं मेरे को एग्जांपल देके कि रामो सर इज द कल्प्रिट, ये सेंटेंस बना रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा मत करो। ठीक है कि पता लगा कल्प्रिट याद नहीं हो रहा है। अच्छा ये लो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि रामो सर इज द कल्प्रिट। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली शायद। ठीक, मेरा कोई रोल नहीं है सर। ठीक है, खुश रहिए, कल मिलते हैं आपसे, बाय।